आज हमारे हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय चेतना का उदय ही राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम है। भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव के कारण विविध शक्तियाँ और विभिन्न कारणों का परिणाम था, जिसमें धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण प्रमुख थे। विभिन्न समाज सुधारकों एवं विचारकों की एकता, स्वतंत्रता एवं समानता का पाठ भारत सरकार के मजदूरों और गरीब जनता के विरुद्ध में आर्थिक नीति, सामाजिक स्तर पर अंग्रेजों एवं भारतीयों में असमानता को नीति का संरचनात्मक विकास, यही राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया, अफ्रीका और राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया और युद्ध के समय साम्राज्यवादी देशों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र का राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग शुरुआत का वचन दिया था। परंतु युद्ध के पश्चात इन्होंने अपने उपनिवेश पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में रॉलेट एक्ट 1919 को पारित होने लगा। इसका सबूत है। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को प्रतिष्ठा घटी और भारतीय जनता को मन से गोरे की श्रेष्ठता का भय जाता रहा और इसके पश्चात ही भारतीय परिदृश्य पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई और इसके पश्चात रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह में रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन फैल गया। गिरफ्तारियां दी गई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड के रूप में इसकी अंतिम परिणति हुई और सारा देश आहत हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी और गांधी जी से केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। इस हत्याकांड में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई जन फौक दी और इसी बीच सितंबर 1920 ईस्वी को गांधी जी को प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्य के विरुद्ध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। प्रथम, खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण में द्वितीय, पंजाब में निर्देश होने लगा कि हत्या करने वाले बर्बर अधिकारियों के दंडित कराने में सरकार की विफलता हौलिक
चौरा चौरी की घटनाएं। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने बीच में ही रोक दिया और लेकिन इस आंदोलन के प्रभाव पहली बार पूरे देश के साथ आंदोलित हुआ। पूरे देश को एक सूत्र में परिणेने वाली भाषा हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करखा को बढ़ावा मिला। साइमन कमीशन ने सभी अंग्रेज सदस्यों का होना, विश्वव्यापक मंदी से जनता का त्राहिमाम होना और पूर्ण स्वराज की मांग, ऐसा कुछ प्रमुख कारक थे जिसके कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 ईस्वी में सूत्रपातन किया और इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा ने दांडी मार्च कर नामक बनाकर कानून की अवज्ञा की। यह घटना नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश में लोग सरकार की नीतियों का उल्लंघन करने लगे और पेशावर में खान अब्दुल गफर खां ने पठानों के बीच राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया और खुदाई खिदमतगार नमक स्वयं सेवक संस्था का गठन किया। अगला है बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण नमक सत्याग्रह संभव नहीं था। फलस्वरूप चौकीदारी करने के विरुद्ध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही इसे पूरे राज्य को अपने चपेट में ले लिया और अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यापकता एवं उग्रता से हतप्रभ अंग्रेजी सरकार समझौता के लिए बाध्य हो गई। सरकार को गाव से बात करनी पड़ी और समझौते का नाम गांधी इरविन पैक्ट दिया गया। हालांकि बात पूरी तरह से बनी नहीं, फिर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम से राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक आधार पर बहुत विस्तार किया गया। महिलाओं की भागीदारी आंदोलन में पहली बार आई। इस आंदोलन से समाज के विभिन्न वर्गों में चेतना का उत्थान हुआ और विशेष कृषक एवं श्रमिक आंदोलन की मुख्य धारा में आ गए और इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश सरकार ने समानता के आधार पर कांग्रेस से बातचीत की और भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी पारित किया गया। कालटार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन श्रेणीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ता गया और एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन की आवश्यकता जोड़ी अगला पकड़ती गई। अगला आता था 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका इतिहास से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह होता है। अपने ही उद्देश्य में पूर्ति हेतु कांग्रेस आगे बढ़ती रही। गांधी के कार्यक्रमों को कांग्रेस ने आत्मसात कर लिया और हालांकि कई बार कांग्रेस के अतिरिक्त स्थितियों में उथान नजर आया, परंतु यह पार्टी
उपने राष्ट्रीय एकता के प्रयास में सफल रही और अंततः इसी के नेतृत्व में हमें आज़ादी मिली। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकता का एक मिसाल था। अंग्रेज इससे अचंभित थे। इस प्रकार फूट डालो और शासन करो की नीति को अंग्रेज ने अपनाया और धर्म के सहारे राष्ट्रवादियों ने भी अपनाया और इस प्रकार एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और क्योंकि कुछ सभ्रत मुस्लिम भी अंग्रेजी समर्थन पाकर अपने समाज को उपेक्षा से बाहर निकाल कर विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। फलस्वरूप 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नींव ढका है। अंग्रेजों ने इस घटना को युद्धकारी मानते हुए प्रचार किया कि उन्होंने 7 करोड़ मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया और हालांकि यह बात पूरी तरह सत्य नहीं थी। राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने अजमल खां, डॉक्टर किचलू, अब्दुल कमाल, अब्दुल कलाम, मजहरूल हक का कांग्रेस के साथ होना यह प्रमाणित करता था कि कांग्रेस ही देश के नेतृत्व देने वाली एकमात्र पार्टी थी। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वराज्य पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी के आदि का गठन हुआ और इन सभी पार्टियों का मुद्दा उद्देश्य स्वतंत्रता ही थी, परंतु अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। इसके बाद मजदूर संगठन के गठन का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 ईस्वी में AITUC था। इसके बाद मजदूर संगठनों की स्थापना हुई और 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। और आगे है, अंग्रेज द्वारा भारतीय कृषक व्यवस्था के संदर्भ में शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग के व्यापक असंतोष पनप रहा था। औद्योगिकीकरण के कारण नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ, जिन्हें दो परस्पर विरोधी तत्व उपनिवेशवादी राजनीतिक शासक तथा विदेशी एवं भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा। इसने मजदूरों को अपने अधिकारों और भविष्यों के लिए जागरूक करने का काम किया और भारतीय श्रमिकों और किसानों ने अपना आंदोलन कई चरणों में किया और इन आंदोलनों में प्रमुख थे चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा आंदोलन, मोपाल विद्रोह, बारडोली सत्याग्रह एक आंदोलन। इस प्रकार देश के सभी वर्गों में आंदोलन चलाए गए और जनजातीय आंदोलन उड़ीसा और बिहार में उभर रहे थे और
छोड़ो के आंदोलन को उनके गांवों में जलाकर दमन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आदिवासियों ने तीव्र राष्ट्रवादियों की भावना पर परिचय देते हुए जबरदस्त सहयोग किया। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ? तो 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। सातवां क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 के बी हेडगेवार। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका जो उत्तर होगा बरदौली। 10वां क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। रिक्त स्थान को पूर्ति करे। आगे है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। अगला गांधी जी खिलाफत आंदोलन के नेता थे भारत में। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णय अनुसार आंदोलन स्थगित हो गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और अगला है 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। उड़ीसा में सामंतवादी रियासत दस पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ। खोंड गांधीवादी चरण तो 1919 से 1947। चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1915 ईस्वी में। बंगाल विभाजन वापस तो 1911 ईस्वी में। और हिंदू महासभा तो मदन मोहन मालवीय। और मोपला विद्रोह तो केरल में। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो भारत के मुसलमानों को तुर्की के खलीफा को ब्रिटेन द्वारा सत्ता से हटा देना पसंद नहीं आया। इसी नीति के खिलाफ खिलाफत आंदोलन
हुआ। अगला रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट 1919 के अनुसार यह नियम बनाया गया जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। अगला, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून नमक बनाकर उल्लंघन करना, अर्थात कानून की अवज्ञा करना। चौथा है हमारा गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? इसका उत्तर है अवज्ञा आंदोलन के बाध्य होकर सरकार को समझौते का रुख करना पड़ा और जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसमें यह समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच संपन्न हुआ। पाँचवा है हमारा चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। उसका उत्तर है बिहार के चंपारण जिले में किसान पर नील की खेती कराने की तिनकठिया प्रथा लादी गई थी जिससे कि किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इसी समस्या के निवारण हेतु गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। अगला है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1929 में 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर यह झूठा आरोप लगाया गया कि वे सम्राट को भारत की सत्ता में वंचित करना चाहते हैं। अगला है 7वां है हमारा जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताएं। तो उत्तर, छोटा नागपुर क्षेत्र में उरावा ने जब खोऊ विद्रोह के बारे में जाना जो वे भी सरकार से विद्रोह करने लगे, परंतु यह विद्रोह अहिंसक था जिसका नेता जतरा भगत था और इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। अगला है एक क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब वामपंथी विचारधाराओं का प्रसार भारत में भी हुआ तब कई मजदूर संगठनों का गठन हुआ और 1920 ईस्वी में एक मजदूर संगठन जिसका नाम एक्ट रखा गया की स्थापना हुई। अगला लघुत्तरीय प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? जन आंदोलन का अर्थ होता है जनता द्वारा किए जाने वाले आंदोलन, अतः असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन जहां जिसमें खिलाफत का विरोध दूसरा सरकार की शोषण बर्बरता के खिलाफ एवं स्वराज्य की प्राप्ति तीन उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में पूरे देश का समर्थन था। ये मुद्दे पूरे देश के जनता के द्वारा समर्थित थी, इसलिए इसे कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के का भी विस्तार काफ़ी विस्तृत था। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में महिला, मजदूर, निर्धन, अशिक्षित जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई। इस आंदोलन में विभिन्न वर्ग के राजनीतिक कारण हुए। इस आंदोलन में से ब्रिटिश आर्थिक हितों पर कुप्रभाव पड़ा और इस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1993 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया और पहली बार सरकार ने समानता के आधार पर बातचीत करना
बना। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है कि इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिली। भारतीय आंदोलन के क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ता गया और सभी वर्ग इनमें सम्मिलित होते चले गए। एक संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अंततः 1885 ईस्वी में एम.ओ. हुम द्वारा इसकी स्थापना अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हुआ। अगला है, बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत ही बिहार से की थी। बिहार को चंपारण जिले में नील उत्पादन किसान की स्थिति दयनीय थी। वहाँ पर 3 व्यवस्था प्रचलित था। इसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी थी। इस तरह उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। चूँकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपनी सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा को आधार बनाया, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। अगला है, स्वराज पार्टी। 5वां वाला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्यों को विवेचना करें। तो उत्तर, 1922 ईस्वी को कांग्रेस के अधिवेशन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्तावना लाया गया जिसमें सार्वजनिक रूप से सरकार का कामकाज के विरोध करना था, लेकिन यह प्रस्तावना पारित नहीं हो सका। फलस्वरूप दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये स्वराज्य चाहते थे, परंतु रास्ता थोड़ा अवरुद्ध थे। ये अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे, परंतु चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद इस पार्टी में वह पनपना नहीं रहा। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला इसमें क्वेश्चन हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अति संबंध की विवेचना करें। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध, इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध विश्व के इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था, भारत में साहित्य, अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लगाया गया है। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और उसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यह है कि यह क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना न करना। अंततः 1916 ईस्वी में सरकार के आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका लाभ अंग्रेजों को मिल सके। युद्ध आरंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिलाया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधित आश्वासन
पे भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूट गया। रक्षा व्यवस्था भी वृद्धि के साथ ही भारतीयों पर कर एक बोझ बढ़ाया, जिससे कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज्य प्राप्ति के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। 1915 से लेकर 17 ईस्वी के बीच में एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। युद्ध में इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहले, कांग्रेस के दोनों दल नरम और गरम दल की ओर गए। दूसरे, कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति का रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्षण, उनके द्वारा चलती 3 साफ सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। अगला है दूसरा हमारा, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों को वर्णन करें। तो उत्तर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब के जलियांवाला बाग के सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त कराना। अंततः तीसरा है स्वराज्य की प्राप्ति कराना। और संपूर्ण भारत में आंदोलन अपार समर्थन मिला और विदेशी कपड़ों एवं बहिष्कार एवं स्कूलों कॉलेज का बहिष्कार जारी रहा, परंतु सरकार द्वारा दमन की कार्रवाई हुई। इसी दौरान चौरा-चौरी की घटना, जिसमें दुखी होकर गांधी ने इसे वापस ले लिया और इससे खिलाफत मुद्दे का अंत हो गया और ना ही स्वराज्य की प्राप्ति हुई और ना ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। परंतु इस आंदोलन का परिणाम पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में ही हिंदी को मान्यता मिली और चरखा एवं करखा को बढ़ावा मिला। तीसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का विवेचना करें। इसका उत्तर, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका आधार काफ़ी विस्तृत था। इसके तत्कालीन कुछ मुख्य कारण थे, जैसे कि पहला है साइमन कमीशन। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित करने पर उसकी समीक्षा 10 वर्ष के अंदर करनी थी, परंतु 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन गठित की गई, जिसमें सारे सदस्य ब्रिटिश थे। अगला, नेहरू रिपोर्ट। सांप्रदायिकता की भावना कुछ हद तक सामने आ गई और इस भावना को खत्म करने के लिए ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की सूत्रपातन हुआ। तीसरा है, विश्वव्यापक आर्थिक मंदी के प्रभावों से पूंजीपति और किसानों दोनों की हालत खराब थी। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था, अतः यह उपयुक्त अवसर था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौथा है, पूर्ण स्वराज्य की मांग। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। अगला, गांधी की 11 सूत्री मांग रखी, लेकिन सरकार ने मांग को
मानना तो दूर, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। अंततः उपयुक्त सभी कारणों सविनय अवज्ञा आंदोलन के थे। चौथा है, भारत में मजदूर आंदोलन के विकासों का वर्णन करें। उत्तर यूरोपियों में औद्योगिकरण में मार्क्सवादी विचारों के विकास के प्रभावों में अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग का चेतना जागृत हुई और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वर्ष में सुब्रमण्यम अय्यर के मजदूरों ने यूनानी के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रस्ताव मजदूरों पर पड़ा। अहमदाबाद में मजदूरों ने अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन तेजी कर दिया। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति का प्रभाव मजदूरों वर्ग पर ही पड़ा और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों का श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उनकी मांग का समर्थन किया जाए सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता और अधिक बढ़ गई और मजदूरों के खिलाफ दमनकारी उपाय भी किए गए। 1931 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया और इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने आदि नेताओं द्वारा समाजवादी विचारों का प्रभावी मजदूर का समर्थन जारी हुआ। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों का वर्णन करें। इसका उत्तर, 5वां क्वेश्चन का उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के स्थापना की। 1919 ईस्वी 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणी भूमिका रही। अगला, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया, जो कि अंततः सफल रहा। अगला, चंपारण एवं खेड़ा के कृषक आंदोलन और अहमदाबाद के श्रमिक आंदोलन के नेतृत्व प्रदान गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेताओं के स्वरूपों में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-21 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान 1942 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ।
छठा क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों के भूमिका को रेखांकित करें। तो विश्व व्यापक आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। मजदूर बेरोजगार हो गए। शोषण के कारण उनकी स्थिति और दयनीय थी। विश्व के दूसरे भागों में भी था तथा भारत में मार्क्सवाद एवं समाजवाद विचार तेजी से फैल रहे थे। इस तरह कांग्रेस में भी एक वर्ग वामपंथ विचारधारा का था, जिसका अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय के रूप में हुआ था। देश में इस समय वामपंथी विचारधारा का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। 1920 ईस्वी में M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया और उसके बाद मजदूर संगठनों की स्थापना की जाने लगी। शोषित वर्ग के वामपंथ का प्रसार बढ़ रहा था और परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। वे मार्क्स से निर्देशित होते थे और इस प्रकार कांग्रेस ने इनसे नाता तोड़ लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के 2 समय उनकी स्थिति और खराब हो गई और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये सरकार के पक्ष देने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये 17 टुकड़ों का विचार लेकर आए और इस तरह इनकी स्थिति गौण होती चली गई। और अगला है